Hello friends, welcome back in Chemistry tutorial of floating Gansala. Take education in rhyme because lotus flourish in slime. आज का अध्याय प्रारंभिक कथन क्या, कब, कहाँ और कैसे, कक्षा 6। तो फ्रेंड्स, रशीदा का सवाल। रशीदा बैठी है, अखबार पढ़ रही है। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर जाती है जिस पर लिखा हुआ था 100 साल पहले। वह सोचने लगती है कि यह कोई कैसे जान पाता होगा कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ था। जानने के क्या माध्यम। ये अब रशीदा के मन में घर कर गई थी ये सवाल, और वो इसको पता लगाना चाहती थी। तो फ्रेंड्स, कैसे पता लगाएं? यह जानना है कि कल क्या हुआ था। हम लोग रेडियो सुनते हैं, टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ लेते हैं। ये भी जान लेते हैं कि पिछले साल क्या हुआ था। और व्यक्ति से बात कर सकते हैं जिसे उस समय की स्मृति हो या उसी समय की बातें उसे याद हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये जानना मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये बातें पहले तो सोचने वाली है कि आखिर कौन कौन से वो स्रोत हो सकते हैं जिसके द्वारा हम बहुत पहले की बातों की जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, आज जो हम टीवी पर न्यूज़ देखते हैं या अखबार पढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो उसमें साफ साफ यही लिखा होता है कि मतलब कौन सी घटना कहाँ की हो। वो चाहे देश विदेश की भी हो सकती है, हमारे आसपास की भी हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत पुराने समय के बारे में या अतीत के बारे में जानने की जो फ्रेंड्स हमें जिज्ञासा है वो अभी हम पूरा करेंगे कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते होंगे, किस तरह के घरों में रहते होंगे। वे शिकारी थे, पशुपालक थे, खेती करते थे मतलब कि कृषक थे, या शासन करते थे मतलब राजा थे तो शासक हुए, और व्यापार करते थे तो व्यापारी हुए, पुरोहित पंडित जो कि पूजा पाठ कराने का काम या फिर किसी भी मतलब अनुष्ठान में ये भाग लेते थे, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल करेंगे। यह केवल यही नहीं फ्रेंड्स कि शिल्पकार क्या करते थे, कलाकार क्या करते थे, या संगीतकार कैसे रहते थे, या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ कैसे हासिल की जाए, चाहे फिर वो पशुपालन हो, शिकारियों का जीवन हो या शासकों का जीवन हो। उसके अलावा फ्रेंड्स, हम लोग बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, या फिर कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन कौन से गीत गाते थे, इन सबों के बारे में भी फ्रेंड्स जानकारी हमें मिल पाए। तो फ्रेंड्स, सवाल है कि लोग कहाँ रहते थे। कई लाख वर्ष पहले जो है लोग उस नदी के तट पर, मतलब कि नर्मदा नदी के तट पर पहले ये आरंभिक लोग जो थे वहाँ बसना शुरू किए। मतलब पहले ये कुशल संग्राहक थे, आसपास के जंगलों में जाते थे, विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगलों के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे और जानवरों का शिकार भी करते थे। तो फ्रेंड्स, इसमें ये बातें जानने के लिए मिल रही हैं कि जो आरंभिक लोग थे पहले नदी का किनारा ही ढूंढते थे बसने के लिए। और चूंकि ये पहले एक जगह बसने से पहले ये फ्रेंड्स शिकारी हुआ करते थे, या यूँ कहें कि ये संग्राहक हुआ करते थे जो अपने भोजन का संग्रह करते थे और अपने जीवन यापन करते थे। अब हम फ्रेंड्स ये बात जानेंगे कि हमारे उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ जो हैं, इसी क्षेत्र से कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8,000 साल पहले जो है स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना शुरू किया था। उन्होंने फ्रेंड्स पहले भेड़ को, बकरी को, गाय को, बैल को जैसे पशुओं को पालतू बनाना आरंभ किया, और धीरे धीरे ये लोग पहले समूह में रहना शुरू किए, और समूह में रहते रहते इन्होंने एक गांव का निर्माण किया फ्रेंड्स। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाना। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे नर्मदा नदी का देख सकते हैं, और नर्मदा नदी मैप में देख सकते हैं। यहाँ विंध्य पहाड़ियाँ और गारो पहाड़ियाँ भी आप देख सकते हैं, जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। तो ये विंध्य पहाड़ियाँ फ्रेंड्स, ये वही इलाका था जहाँ पर कृषि का विकास हुआ, और सबसे पहले वहाँ पर लोग चावल उपजाना सीखे, और ये स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है।
हम बात करते हैं सिंधु नदी और सिंधु नदी की सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ किन्हें बोलते हैं? जो मुख्य नदी से आकर के जुड़ती है, उन्हें ही सहायक नदियाँ कहते हैं। सिंधु नदी की सहायक नदियों के नाम झेलम है, चेनाब है, रावी है, सतलज है, ब्यास है। जैसा कि फ्रेंड्स आप मानचित्र में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स जो सहायक नदियाँ होती हैं, एक बड़ी नदी से आकर के मिलती है लगभग 4700 ईयर्स पहले, यानी कि 4700 साल पहले। इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे। गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास हुआ लगभग 2500 साल पहले। तो फ्रेंड्स ये कह सकते हैं कि 2500 साल पहले जो थे, समुंदर के किनारे, या फिर 4700 साल पहले नदी के अगर फूले फले फ्रेंड्स, तो इनका जो समूह था एक जगह इकट्ठा होकर, या फिर गंगा का किनारा बोला जाए फ्रेंड्स, तो ये लोग गंगा नदी या फिर किसी भी नदी या तटवर्ती इलाकों में जाकर इसलिए बसना शुरू किए क्योंकि वहाँ की ज़मीन काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ हुआ करती थी, और लोग जो है खेती के रूप में इसका इस्तेमाल करते थे। और धीरे धीरे आप लोग ये देखेंगे फ्रेंड्स कि वो जानवरों का पालन भी शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं गंगा की एक सहायक नदी है सोन, और जो कि सोन जो है ये मगध के इलाके में पड़ती थी फ्रेंड्स, जो गंगा की सहायक नदी। तो फ्रेंड्स गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में बिहार, मतलब फ्रेंड्स अभी बिहार के नाम से जाना जाता है, जो पहले मगध के नाम से जानी जाती थी। यहाँ के शासक काफी ज्यादा ताकतवर होते थे, मतलब शक्तिशाली होते थे, और उन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना की थी। देश के अन्य राज्यों में भी ऐसे राज्य की स्थापना हुई है फ्रेंड्स। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की है। कभी कभी हिमालय जैसे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों और समुद्रों के कारण यात्रा करना जोखिम भरा होता था, लेकिन फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं होती थी। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब है, लोग जो थे ये उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से पर आया जाए, और आने जाने के दौरान कभी कभी ये हिमालय जैसे पर्वतों को, पहाड़ियों को, रेगिस्तानों को, नदियों को पार करके एक उपमहाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक यात्रा करते थे। भले ही ये जोखिम भरा होता था, लेकिन यह असंभव नहीं था, और यात्री हमेशा इन चीज़ों का ख्याल करने के बावजूद भी एक जगह से दूसरी जगह आया जाया करते थे। कभी लोग काम की तलाश में आते थे, कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण आते थे, और एक स्थान से दूसरे स्थान आया जाया करते थे। कभी कभी तो सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए भी आती थी। इसके अलावा व्यापारी कभी काफिले में, तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान आते जाते थे, और धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव आया जाया। ये जो गुरु हुआ करते थे फ्रेंड्स, एक कस्बे से दूसरे कस्बे, एक गांव से दूसरे गांव अपने ज्ञान को बांटते हुए बढ़ते चले जाते थे। तो फ्रेंड्स मैंने आपको ये बात साफ साफ कही कि वो कौन थे जो एक उपमहाद्वीप से या एक स्थान से दूसरे स्थान पर आया जाया करते थे, पहाड़ों को, पर्वतों को पार करके। तो वो फ्रेंड्स शासक हो सकते थे, जो कि शासक जो होते थे उनका काम होता था कि वो प्रायः दूसरे क्षेत्र को जीतने के जिज्ञासा से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आया जाया करते थे, या फिर व्यापारी जो थे ये अपने व्यापार को फैलाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह आया करते थे, और काफ़ी ज़्यादा जो मुनाफे की इच्छा होती थी वो फ्रेंड्स भी ये लोग एक जगह से दूसरी जगह आकर पूरा किया कर। लोग तो फ्रेंड्स ऐसे भी हुए जो रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्साहवश एक जगह से दूसरी जगह यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था, उनकी संस्कृति का, उनकी सभ्यता का, उनकी खान पान का भी आदान प्रदान होता था दोस्तों। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? तो फ्रेंड्स पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीपों की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इस सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है, यात्राएं करने का कारण बहुत था। मैंने पहले ही बताया फ्रेंड्स कि शासक जो होते थे
अपने क्षेत्र को बढ़ाने की आशा से, अपने क्षेत्र को बढ़ाने की जो लालसा रहती थी, उसकी आशा से ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे और वहाँ आक्रमण करते थे या दूसरे राज्य पर आक्रमण करते थे और उसे जीतते थे। फ्रेंड्स, कुछ लोग तो ऐसे हुए जो उपमहाद्वीपों को पार करके आए और यहीं रह गए और रच बस गए और यहीं पर रह गए और अपना आशियाना यहीं बना लिया फ्रेंड्स। दक्षिण एशिया आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन और म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है लेकिन विशालता तथा मतलब बहुत बड़ा है। बाकी एशिया में समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा गया है या कहा जा। तो फ्रेंड्स, लोगों के इस आवागमन से हमारे सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया, मतलब परंपराओं को हमारे समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीके के बारे में एक दूसरे को अपनाते रहे हैं। तो कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि यहाँ यात्रियों के आवागमन से या व्यापारियों के, शासकों के आवागमन से हमारी संस्कृति, सभ्यता, खान पान का भी आदान प्रदान, और इन्हीं संस्कृति और परंपराओं ने हमारी संस्कृति में समृद्धि लाई है। या फिर यूँ कहें कि पत्थरों को तराशना कई वर्षों तक, या संगीत रचने की जो कला है, भोजन बनाने के नए नए तरीके, क्यों हमने यहाँ सीखा है ये आवागमन से। तो फ्रेंड्स, देश के नाम, अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का इस्तेमाल करते हैं। इंडिया जो है शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा अथवा इंडोस और इस नदी के पूरब में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। तो फ्रेंड्स, इंडोस हिंदोस और इंडोस जो हैं, ये ईरानियों और यूनानियों का भारत को दिया गया एक नाम है। और सिंधु नदी के पूरब में स्थित इस भूमि प्रदेश को उन्होंने इंडिया नाम दिया। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। मतलब भारत को भारत का देश भी कहते हैं फ्रेंड्स। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक यानी कि लगभग 3500 साल पुरानी ऋग्वेद की में मिलती है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा था। फ्रेंड्स, आज जो हम भारत का नाम जानते हैं, ये संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद से ली गई है और बाद में ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुआ था और आज भी है। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरीके प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना, यानी कि पुराने समय में जो किताब लिखे गए हैं फ्रेंड्स, उनको ढूंढना और उनको ढूंढ कर पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण इन्हें पांडुलिपि कहा जाता था। पांडुलिपि फ्रेंड्स, इंग्लिश में इसे मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है और लैटिन शब्द में मेन्यू, जिसका मतलब होता है हाथ से निकला है। प्रायः फ्रेंड्स, इन पांडुलिपियों को ताड़ के पत्रों पर या हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से भोजपत्र पर लिखी जाती थी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, पांडुलिपि जो लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी किताब बनाने के लिए, ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छालों से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप जैसा कि देख सकते हैं, ये पांडुलिपि है जो ताड़ या भुर्ज के पत्ते पे लिखी जाती थी उस समय। और इस तरीके से हम, जैसा कि फ्रेंड्स पढ़ रहे थे, कि अतीत के बारे में जान सकते हैं जो पुराने समय में लिखी गई किताबें हैं उन्हें पढ़कर। लेकिन फ्रेंड्स, दिक्कतें ये थी कि पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया। कितने
कुछ नष्ट हो गई और कितने को नष्ट कर दी गई, फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं और व्यापारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी के प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। तो फ्रेंड्स, इन पुस्तकों में मतलब धर्म के बारे में भी, व्यवहार, धर्म और व्यवहार के बारे में, उसको कैसे इस्तेमाल करना है, या फिर राजाओं का जीवन कैसा था इसके बारे में, औषधियों या फिर विज्ञान जो आज हम पढ़ते हैं उनके बारे में चर्चा उस समय ही कर दी गई थी फ्रेंड्स। इसके अलावा हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं, नाटक तक लिखी जा चुकी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग किया करते थे। तो फ्रेंड्स, इससे ये पता चलता है फ्रेंड्स कि राज दरबार के जो महाकाव्य या कविताएं या नाटक लिखे गए हैं वो संस्कृत में लिखी गई है, लेकिन प्राकृतिक और तमिल आम लोगों की भाषा थी, यानी कि आम जनता जो थी वो प्राकृत भाषा बोलती थी। हम फ्रेंड्स अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर लिखे जाते थे उत्कीर्ण करके। कभी कभी शासक जो होते थे या अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे, मतलब कि ये उत्कीर्ण जो होते थे ये लिखवाने पड़ते थे फ्रेंड्स, ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उस पर उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः बात करें तो शासक जो लड़ाइयाँ लड़ते थे, विजय अर्जित करते थे, उसका लेखा जोखा वो लोग पांडुलिपि के सहारे ही रखा करते, पांडुलिपि या इन्हीं अभिलेखों के सहारे रखा करते थे, जिससे ये पता चलता था कि राजाओं ने कहाँ कहाँ जीत हासिल की, कहाँ कहाँ विजय पताका लहराया, या फिर इनके राजाओं का जीवन क्या था, या फिर ये अपने शासन को कैसे चलाते थे। तो एक अभिलेख आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो कि फोटो में दिया गया है। ये लगभग 2250 वर्ष पुराना है। यह अभिलेख वर्तमान में अफगानिस्तान के कंधार में प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था, और इस शासक के विषय में आप अध्याय 7 में पढ़ोगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियाँ अक्षरों और संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं, और ये अभिलेख जो है इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामैक नामक दो अलग लिपियों तथा भाषाओं में लिखी गई है। तो फ्रेंड्स, ऐसा हम लोग देख सकते हैं कि अभिलेखों में अन्य अलग अलग लिपियों का इस्तेमाल होता था, और उस समय या फिर जो राजा शासन किया करते थे वही इसको लिखवाते थे, क्योंकि इसमें खर्च भी आता था फ्रेंड्स। इससे सवाल निकल के आता है कि क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे, मतलब इसको लिखवाने से क्या लाभ होता था। तो फ्रेंड्स, ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो ये कि ये मेनली धातुओं से ही लिखे जाते होंगे, और दूसरी बात है कि इसको लिखाने के लिए कठोर सतह की ही ज़रूरत पड़ती है, जिसको जो खुदाई करके लिखी जाती है फ्रेंड्स, और इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगते थे। इसका लाभ ये था कि फ्रेंड्स, अगली पीढ़ी जो आएगी वो राजा के बारे में जान पाएगी, राजा की उपलब्धियों के बारे में जान पाएगी, राजा की वीरता के बारे में जान पाएगी, राजा के प्रशासन के बारे में जान पाएगी, और सबसे बड़ी बात कि उसका क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ था, इन सभी जानकारियाँ उस अभिलेख में दी जाती थी फ्रेंड्स, और जिससे आगे की पीढ़ी जो है उससे उसे पढ़कर ये जानकारी हासिल करती थी। इसके अलावा फ्रेंड्स, अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है, और जो पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों को का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों और सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई भी करते थे फ्रेंड्स। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट होने वाले होते थे। तो फ्रेंड्स, पुरातत्वविद जो थे
वो खुदाई के दौरान या फिर ढूँढने के कारण मतलब खुदाई में कहीं मिट्टी के बर्तन, कहीं अभिलेख तो कहीं पांडुलिपियाँ पाते थे, कहीं बर्तनों का भी इस्तेमाल पाते थे। और सबसे बड़ी बात है कि नगरों का कभी-कभी खुदाई में साक्ष्य मिला है। तो इस तरीके से जानकारियाँ अतीत की होती थी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बाएं में एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पहले होता था फ्रेंड्स। और दाएं वाले प्लेस पर देख सकते हैं आप एक पुरानी चांदी का सिक्का है। और इस तरह के सिक्के का प्रयोग लगभग 2500 साल पहले होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे अलग है, ये आप देख सकते हैं या फिर इसका जवाब आप खुद दें फ्रेंड्स। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह ज्ञान होता है, ये जानने में मदद मिलती थी कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं फ्रेंड्स। वरना जो अनाज होते हैं ये थोड़ा बचना मुश्किल होता है फ्रेंड्स। या फिर जो पांडुलिपियाँ वगैरह की बात करें, ये फ्रेंड्स अगर सुरक्षित रखे जाते थे तभी मिलते थे आज भी साक्ष्य के रूप में। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? तो फ्रेंड्स ये जो सवाल है थोड़ा ये है कि कपड़े बहुत पुराने हो तो वो बच नहीं पाते होंगे, और या फिर अगर बचे हुए कपड़े होंगे तो उन्हें सुरक्षित रखा गया होगा फ्रेंड्स, तभी उनकी जानकारी हमें मिल पाती है। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स पांडुलिपियों, अभिलेखों और पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक होता है। मतलब मज़ा आता है फ्रेंड्स कि स्रोत से जब हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, या फिर यूँ कहें कि ये जो इतिहासकार हैं या पुरातत्वविद हैं, ये जब जानकारियाँ इकट्ठा करने लगते हैं और उन्हें जानकारियाँ मिलने लगती हैं फ्रेंड्स, तो ये अ, ज़रूरी है और ये हर किसी में आता है फ्रेंड्स कि हमें और जानने की जिज्ञासा जागने लगती है। और चूंकि अतीत है फ्रेंड्स, बीती हुई बातें हैं, इतिहास है, तो इन्हें जानना और जानना बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स जब हमें इन बातों की जानकारी। फ्रेंड्स पुराने लोग भी नगर बसा करके रहते थे, वो भी आधुनिक तरीके से जीते थे, उनके पास भी नालियों की एक अच्छी व्यवस्था थी, यहाँ पानी की अच्छी व्यवस्था थी। उसके अलावे उनका जो घर होता था कभी कभी कच्चे कच्चे घर होते थे या पक्की ईंटों का भी इस्तेमाल करके वे घर बनाते थे। तो ये फ्रेंड्स कुछ उदाहरण है जो आज भी हमें जानने में रोचक लगते हैं, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। फ्रेंड्स वो जो अवशेष होते हैं जिनसे हमें जानकारी मिलती है, वो जो स्रोत होते हैं जिनकी सहायता से हम जानकारी ले पाते हैं, तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं हम फिर से उस अतीत में जान डालते हैं, जिस कारण से ऐसा लगता है जैसे अभी ये घटनाएं हाल में ही घटी हों। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं।